चलिए, तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा। ये बीच में आने वाला आदत बड़ा खराब है। नहीं आना है तो फिर मत आओ, लेट से आओ। कहाँ थे इतना देर से ज्योति? ज्योति कहाँ थे इतना देर से? सर नेटवर्क जॉइन कर लिए थे, आया था तो। ज्वाइन नहीं हुआ था। हम्म। हम्म। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है वो मैं बता रहा हूँ मेरे प्रोडक्शन में। पहला लेक्चर में तो मैंने आपको डेफिनेशन ही समझाया रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? फिर मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में कुछ बात कर दिया आपसे, है ना? फिर हमारा पहला लेक्चर इसी में निकल गया था, डेफिनेशन एंड रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ये भी बताया था। ठीक है। फिर जब दूसरे लेक्चर में आए थे हम, तो हमने कहा था कि हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, अच्छा इसके साथ मैंने आपको कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भी बताया था सीक्वेंस में। फिर हमने कहा था कि अब हमें पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन हमने कहा कि उससे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन। तो हमने सेक्स ऑर्गन पढ़ के समाप्त कर लिया। सेक्स ऑर्गन जब हमने देखा क्या होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी, मेल फीमेल दोनों में। इतना पढ़ लेने के बाद अब हम ऑफिशियली आ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसकी फंक्शन सिंपल है, लेकिन बस आप ध्यान से समझते चलना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीजों का बना होता है? तो कई चीजों का बना होता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। कंसिस्ट ऑफ, कई चीजों का बना होता है। पहला, वन पेयर टेस्टिज होता है, जो हम पढ़ेंगे। वन पेयर मतलब दो, वन पेयर टेस्टिज होता है। दूसरा, कुछ मेल, यहाँ वन लिखना भूल गया, वन पेयर टेस्टिज, कुछ मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। तीसरा, मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और चौथा, पेनिस। चौथा क्या है? पेनिस। अच्छा ठीक है, टेस्टिस तो पढ़ेंगे सही। फिर मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या है? तो ग्लैंड्स में तीन चीजें जो मैंने आपको पहले भी बताया। एक तो क्या है? समाइनल वेसाइकल। समाइनल वेसाइकल, गेट लगा दो ना, आवाज आएगा। समाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीन तो क्या हो गया? ग्लैंड जो मेल में होते हैं, मेल के असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा डक्ट के नाम पर तो बहुत सारा चीज है, क्या ही बताऊं मैं आपको डक्ट के नाम पे अगर बताना चाहूँ, रेटेड टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, ये सारे डक्ट हैं। सब आ जाएंगे डायग्राम में, सब आएंगे। ठीक है। और फिर एक सिंगल पेनिस होता है, सिंगल पेनिस। ठीक है। तो इतने चीज आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में समझना है, इतना कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने से पहले, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वन पेयर टेस्टिज और मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे ही नहीं पाया जाता। ये मेल के बॉडी में एक बैग में पाया जाता है, एक पाउच में पाया जाता है। आज पहले हम उस पाउच को पढ़ें।
और उस पाउच को पढ़ लेने के बाद हम आएंगे टेस्टिस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेल का आखिर कौन सा वो बैग लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर टेस्टिस भी होता है और मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का भी पार्ट होता है। चलिए आइए आपके सामने में एक मेल बॉडी बनाते हैं। आपको पता है कि ये थोरेसिक कैविटी बन रहा है, ये हैंड है और यहाँ जाके थोरेसिक कैविटी खत्म। और आपको पता है डायफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। और आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी के बेस पर क्या होता है, पेल्विक रीजन होता है, वहां पे पेल्विक बोन वगैरह है। ठीक है, और यहाँ से लेग निकलेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो पेल्विक रीजन में, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है दोनों लेग्स के बीच में, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, यही बैग लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस पाया जाता है और मेल के कुछ एक्सेसरी डक्ट पाए जाते हैं। और इस बैग लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एस्क्रोटम। क्या नाम है, एस्क्रोटम। कब बना ये, जन्म के समय बन रहा होता है। ठीक है, आज की लेक्चर में हम एस्क्रोटम की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आते हैं एक में क्वेश्चन। ठीक है, पहले पुराने एनसीईआरटी में हुआ करता था। तो आज के लेक्चर में तो हम पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, एस्क्रोटम। कहाँ है एस्क्रोटम, मैं फिर कह रहा हूँ, आउटसाइड द एब्डोमेन, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। तो अब मैं जब भी डायग्राम बनाऊंगा एस्क्रोटम का, तो एस्क्रोटम के ऊपर मैं क्या लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा एब्डोमिनल कैविटी। तो इस बात को अब मेरी बार बार इस बात को समझना, मैं ये डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा। मैं जब भी स्क्रोटम ऐसे करके बनाऊं तो समझ लेना यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या इस एब्डोमिनल कैविटी और इस स्क्रोटम की जो कैविटी है उसमें कोई कनेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे करके कनेक्शन होता है, इधर से भी ऐसे करके। और इसी से तो टेस्टिस गिर के आया इसमें। अब आखिर ये कनेक्शन क्या कहलाता है, ये कनेक्शन किस तरीके से पाया जाता है, ये कनेक्शन कब बना, इन सभी का चर्चा करते हैं हम अगले स्लाइड पे आज। तो देखिए अब मैं आपके सामने टेस्टिस बनाने जा रहा हूँ, सॉरी एस्क्रोटम, एस्क्रोटम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखना गौर से। सबसे बाहर तो क्या होता है, स्किन होता है। ये तो मैंने स्किन बना रहा है। ये देखो नीचे पूरा डायलेटेड होता है इस तरीके से, एकदम बैग लाइक पाउच लाइक होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर तो मैंने क्या बनाया है, स्किन है। ये क्या है, स्किन। मैं एक एक करके सारे लेयर का नाम बता दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, ये स्किन है, इसमें क्या है, तो स्किन को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल फेसिया, मतलब सबसे बाहर वाली है सुपरफिशियल फेसिया। फेसिया का मतलब पता क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ठीक है, सबसे बाहर तो स्किन है। ठीक है, चलो ठीक है, इसके जस्ट अंदर, स्किन के जस्ट अंदर एक मसल होती है, स्किन के जस्ट अंदर एक मसल होती है, देखो ये रहा, ऐसे यहाँ पे, ऐसे टोन, ऐसे करके मसल होती है। और पता है ये मसल कैसी मसल है, इनवॉलंटरी मसल है, मतलब जिसका कंट्रोल हमारी रेगुलेशन में नहीं है, जिसका रेगुलेशन हमारी कंट्रोल में नहीं है, सॉरी, जिसका रेगुलेशन हमारी कंट्रोल में नहीं है। इस मसल का नाम है, ये मसल जो आप देख पा रहे हो, इस मसल का नाम है डार्टोस मसल।
क्या है, डार्टस मसल। ठीक है, अब इस मसल को अंदर से एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ऐसे करके कवर कर देती है। ठीक है, एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ऐसे करके पूरी मसल्स को अंदर से क्या कर देती है, कवर कर देती है। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, लाल वाली जो है इसका नाम है, ये हो गया स्किन सुपरफिशियल फेसिया, ये हो गया डार्ट ये हो गया डार्टस मसल। और इसके अंदर अगेन एक फेसिया है, FASCIA, फेसिया, अगेन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं, ये तो क्या हो गया, मतलब कि पाउच बन गया, मतलब बैग बन गया। ठीक है, अब इस स्किन से बाहर बाहर हेयर निकल जाता है। ठीक है, ये पूरी यहाँ पूरी पूरी तरीके से हेयर निकला होता है। ठीक है, स्किन पर। ठीक है, ये तो क्या हो गया भाई, प्यूबिक हेयर हो गया, जब प्यूबिक रीजन में प्यूबिक हेयर। ठीक है, और ये जो मसल है कौन, डार्टस मसल, ये इनवॉलंटरी नेचर का है। कैसा नेचर का है, इनवॉलंटरी, इसलिए इसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है डार्टस मसल का, अभी बताऊंगा। फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटम कैविटी, इनसाइड स्क्रोटम कैविटी। ठीक है, और ये जो स्क्रोटम कैविटी है, ये पूरा स्क्रोटम कैविटी है, ये बीचों बीच ऐसे सेपरेटेड होता है, बीचों बीच एक लाइन होता है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन रेफी। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन रेफी। ठीक है, चलिए तो बैग बन के तैयार है। अब समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि टेस्टिस तो कहाँ डेवलप होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, ये सर। देखो यहाँ टेस्टिस डेवलप हुआ, यहाँ टेस्टिस डेवलप हुआ। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, यहाँ पे टेस्टिस डेवलप हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ये उसका एब्डोमेन वाला रीजन। तो यहाँ पे क्या एब्डोमेन की दीवारें हैं कि नहीं है, पेट, पेट जिसको कहते हो आप, पेट। देखो स्टमक पेट नहीं है, पेट मतलब ये पूरा एब्डोमेन रीजन को हम पेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका एब्डोमेन का वॉल है। ठीक है, ये एब्डोमिनल एब्डोमिनल वॉल है। ये भी किस चीज की बनी हुई है, जाहिर सी बात है मसल की बनी हुई है। ठीक है, अब समझिए इस दीवारों के अंदर 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 इसके इस दीवार के अंदर तो क्या बन गया है, इस दीवार के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है, कैविटी में तो टेस्टिस बन के तैयार है, लो कैविटी में टेस्टिस बन के तैयार है। ठीक है, अब समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि अंदर ही अंदर इस दीवारों में से गुजरती हुई टेस्टिस से ओरिजिनेट होती है कुछ कॉर्ड। क्या ओरिजिनेट होती है, कुछ कॉर्ड, बस ऐसे ऐसे लगी होती है इस दीवारों में, ये टेस्टिस से जुड़ी होती है। अभी बहुत छोटी सी है, इसका नाम है गुबर्नेकुलम। क्या नाम है, ग्यूबर्नेकुलम, ग्यूबर्नेकुलम। ऐसे समझो, ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो यहाँ पे टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस, उससे निकला ये पूरा का पूरा क्या वॉल है, मान लो ये पूरा का पूरा क्या वॉल है, किसकी, एब्डोमेन की वॉल। इस तरीके से देखो, हाँ एब्डोमेन की वॉल है, इसके अंदर से एक धागा, ये देखो एक धागा, ये अंदर से एक धागा जा रही है, एक इधर से और एक इधर से, दोनों टेस्टिस से एक एक, उस धागे का क्या नाम है, गुबर्नेकुलम। ये इलास्टिक फाइबर होता है। ठीक है, ये इलास्टिक फाइबर होता है, धागा है इलास्टिक फाइबर। अभी मसल के बीचों बीच गई हुई है, किसी प्रकार का कोई कैविटी वगैरह नहीं है, बस धागा बीच में रखा हुआ। अब क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। जब टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो टेस्टिस लगभग 4 महीने तक में बन के तैयार है, 4 मंथ। तो बताओ 4 मंथ पे टेस्टिस अभी कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब 4 महीने बाद ये टेस्टिस खुद इतना लिटिल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बना लेता है, इस गुबर्नेकुलम में कॉन्ट्रैक्शन का आउट कराता है। क्या काउज कराता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो गुबर्नेकुलम को बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, खुद टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दिया,
और गुबर्नेकुलम को बोला कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। अब मुझे बताओ, अगर ये धागा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको ऐसा नहीं लगता ये टेस्टिस इस एब्डोमेन की वॉल को भेदते हुए, छेदते हुए अंदर आने का प्रयास करेगी? यस और नो? अगर ये गुबर्नेकुलम उस टेस्टिस को खींचता जाएगा अंदर की तरफ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये गुबर्नेकुलम दोनों तरफ से, इधर से ये गुबर्नेकुलम पे भी टेस्टिस आके उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये टेस्टिस इस मसल, जो एब्डोमेन की मसल वॉल, मस्कुलर वॉल है, उसको भेदते हुए, छेदते हुए नीचे जो एक बैग बन के तैयार है, उस बैग में आके गिर सकती, उस बैग में आके गिर सकती। अब मुझे बताओ, अगर इस तरीके से वो नीचे गिरती चलेगी, तो लो, यहाँ पे तो अब मैं टेस्टिस बना देता हूँ। लो, ये मैंने टेस्टिस बना दिया। लो, यहाँ मैंने पहुंचा दिया टेस्टिस को। लो, ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस तो यहाँ पहुंच गया। अब बताओ गुबर्नेकुलम कहाँ है? वो गुबर्नेकुलम नीचे जाकर एस्क्रोटम की वॉल से जुड़ गया, एस्क्रोटम की वॉल से जुड़ गया। अब ये ऊपर से सब कुछ उड़ा दो। अरे अरे अरे, ठीक है, ऊपर से टेस्टिस भी उड़ा दो और अब ऊपर से ये सब कुछ उड़ा दो, क्योंकि वो तो कहाँ पहुंच चुका है? नीचे। ये सब कुछ नीचे पहुंच चुका है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या इस दौरान आपको एक बात समझ में नहीं आया कि जब टेस्टिस को गुबर्नेकुलम खींचता चला गया नीचे, तो इस दौरान इस एब्डोमेन की वॉल में एक कैनाल बनता चला गया? यस और नो? एक कैनाल बनता चला गया ऐसे। उस कैनाल का ओपनिंग एक तरफ तो एब्डोमिनल कैविटी और एक तरफ तो स्क्रोटम कैविटी। इसी कैनाल को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। मैं इस डायग्राम में रफ कर रहा हूँ, बाकी बाद में क्लियर उस वाले डायग्राम में लूंगा। अब मुझे बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि चौथे मंथ पे जब ये टेस्टिस यहाँ था, तो खींचना स्टार्ट हुआ होगा, तो एक दिन में तो वो पहुंचा नहीं हुआ होगा, थोड़ा-थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन आते गया। तो जब चौथा टू 5वां महीना था, तब तो वो कहाँ था? यहाँ पे। 4th टू 5th मंथ था, तब तो टेस्टिस कहाँ पे था? यहाँ पे। कहाँ? ये वाला जो रिंग टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मसल्स की जो पूरी की पूरी लेयर है, उसके एकदम बीच में डीपली धसा हुआ है। इस लेयर को हम बोलेंगे डीप इंगुइनल रिंग। क्या बोलेंगे? डीप इंगुइनल रिंग। बीच में पूरा क्या है? इंगुइनल कैनाल। अब मुझे बताओ, क्या एक रिंग यहाँ पे भी दिख रहा है? यस। लेकिन ये मसल से बाहर निकल रही है अब। ये रिंग लगभग मसल से बाहर निकल चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल। ये ज्यादा डीप नहीं है। सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। मुझे बताओ, चौथे महीने में टेस्टिस कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी में। 4 से 5वें महीने में टेस्टिस कहाँ गया? डीप इंग्विनल रिंग के पास, खींचते खींचते। और अब समय पूछ चुका है 6th टू 7th मंथ, 6 टू 7th मंथ। उस समय वो टेस्टिस कहाँ है? इंग्विनल कैनाल में। और अब समय पूछ चुका है 7 टू 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब वो टेस्टिस कहाँ है? सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग में है। एंड आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद, 9वें महीने में तो डिलीवरी हो जाएगा। आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ वो टेस्टिस आ चुका है एस्क्रोटम कैविटी। और 8वें महीने में धीरे धीरे वो एस्क्रोटम कैविटी में भी एकदम नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। गुबर्नेकुलम उसको लगातार खींच रहा है, गुबर्नेकुलम लगातार उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, स्टार्टिंग में तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में टेस्टिस यहाँ पर था और उससे ओरिजिनेट कर रहा था कौन? गुबर्नेकुलम। और गुबर्नेकुलम लंबा सा फाइबर, वो ओरिजिनेट कर करके कहाँ? टेस्टिस के वॉल से जाके जुड़ गया था, ठीक है। और अब टेस्टिस कुछ 4वें महीने पे क्या बना दिया? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब वो खिंचाते 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 सीन कुछ ऐसा हो गया, जो अब टेस्टिस ना एब्डोमिनल कैविटी में दिख रहा है और ना ही गुबर्नेकुलम उधर इंगुइनल कैनाल या पहले तो इंगुइनल कैनाल और रिंग था भी नहीं। तो मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आया कि ये इंगुइनल कैनाल और ये इंगुइनल रिंग जो दो है, सुपरफिशियल और डीप वाला, ये बना कैसे? ये बना है टेस्टिस के ही शिफ्ट होने के बाद वो रिंग बना है। यस और नो? अब समझना, जब यहाँ टेस्टिस थी, एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ, जब यहाँ टेस्टिस थी, तो टेस्टिस के नीचे से तो कौन ग्रो कर रहा था? गुबर्नेकुलम। यस और नो? और एक ऊपर से एक नहीं, कई सारे ऊपर से कई सारे निकल रहे थे वासा इफरेंसिया।
क्या निकल रहे थे, वासा इफ्रेंसिया, अभी पढ़ाएंगे उस सब का टेंशन मत लो, ठीक है। टेस्टिस से बाहर निकल रहे थे और फाइनली वासा इफ्रेंसिया बना रहा था एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बना के निकल रहा था वास डिफरेंस। अब मुझे बताओ मैंने क्या क्या बोल दिया, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। अगर ऐसा है, फाइनली वास डिफरेंस, अगर ऐसा है टेस्टिस अंदर चला गया तो मुझे बताओ फाइनली यहाँ से वास डिफरेंस निकलता हुआ अभी भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस मुझे बताओ क्या इस सिग्नल कैनाल को वास डिफरेंस ने क्रॉस किया है, नहीं। वास डिफरेंस तो उधर ही हुआ करता था, टेस्टिस जो क्रॉस करता चला गया तो वो वास डिफरेंस लंबा होता चला गया और अब वो उस सिग्नल कैनाल के अंदर पाया जा रहा है, कौन, वो वास डिफरेंस। अब समझना मेरी बात, ये सब कुछ होने के बाद बॉडी को पता चला अरे टेस्टिस तो एक ऑर्गेन है, उसको तो ब्लड सप्लाई भी देना पड़ेगा। तब पता चला कि उसको एक आर्टरी भेजा गया दोनों को, वहां से एक वेन निकाला गया दोनों को। पता चला कि भाई टेस्टिस तो एक ऑर्गेन है, उसको भी नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करना पड़ेगा, तब यहाँ से नर्व दौड़ा के उधर भेजा गया इग्नल कैनाल के थ्रू। बाद में पता चला अरे टेस्टिस भी तो कचरा उचरा बनाएगा, तो लिम्फ लिम्फ कैपिलरी भी भेजो उसको, लिम्फ वेसल्स, तो बाद में लिम्फ वेसल भी भेजा गया। अब मुझे बताओ कितनी चीजें हो गई, वास डिफरेंस, नर्व, इसको आप बोल सकते हो गोनेडियल नर्व, ठीक है, टेस्टिस का नर्व गोनेडियल नर्व, गोनेड्स है ना टेस्टिस, गोनेडियल नर्व, गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, गोनेडियल लिम्फ वेसल्स, इन सभी का गुच्छा टेस्टिस के पास कनेक्टेड है। और अब क्या किया गया, इन सभी को एक कनेक्टिव टिश्यू की चादर से घेर दिया गया, एक ट्यूब बना दिया गया और इस ट्यूब में से अब ये सारे स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं और उस ट्यूब को अब हम कह रहे हैं एस्पर्मेटिक कोड। इसको एस्पर्मेटिक कोड क्यों बोले, कोड क्यों बोले, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे पाइप गुजर रहे हैं, तो लगता है जैसे एक मोटा रस्सा बन गया है, इसलिए बोला कॉर्ड। एस्पर्मेटिक कॉर्ड क्यों बोला, क्योंकि उसमें जो मेन जो कंटेंट है वो है वास डिफरेंस। आगे ठीक है, ब्लड वेसल्स का आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल्स भी है, नर्व भी है, लेकिन उसमें मेनली क्या गुजर रहा है, वास डिफरेंस, जिससे गुजरेगा स्पर्म। इसीलिए इस पूरी कॉर्ड को हमने क्या बोला, एस्पर्मेटिक कॉर्ड। लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं, एटलीस्ट 5 चीजें तो है ही। कौन कौन, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, इसमें गोनेडियल आर्टरी है, गोनेडियल वेन है, गोनेडियल लिम्फ वेसल्स है और इसमें नर्व है जो टेस्टिस को रेगुलेट करेगा। मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को कर दिया गुजरू, ठीक है। अब मैं अगले पेज पर जो डायग्राम बना रहा था स्क्रोटम की, अब मैं वहां पर सेपरेटली डायग्राम को समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ये गुजरू डायग्राम आपको वो डायग्राम समझने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ये स्क्रोटम बना के तैयार रख रखा है। अब मुझे बताओ क्या मैं टेस्टिस बाहर दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अब आफ्टर 8 मंथ में कहानी पढ़ा रहा हूँ, आफ्टर 8 मंथ मतलब प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट हो चुका जो होना था, ठीक है। और आफ्टर 8 मंथ ये रहा टेस्टिस, ये देखो एक टेस्टिस यहाँ पे है, दिख रहा है ओवल शेप, और एक टेस्टिस यहाँ पे। टेस्टिस तो दोनों इक्वल साइज के हैं, लेकिन क्या आपको कुछ बात से डिफरेंस समझ में आ रही है, ये वाला राइट टेस्टिस है, ये सर नो, और ये वाला लेफ्ट टेस्टिस है। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है, एक टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर है और एक टेस्टिस थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। और वो इसके स्क्रोटम के वॉल से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ गुबर्निकुलम, है ना, फाइबर था गुबर्निकुलम का, ठीक है, इलास्टिक फाइबर है। तो ये क्या हो गया आपका, अब लेवलिंग कर दूं मैं एक एक करके जल्दी से। ये तो क्या हो गया आपका गुबर्निकुलम, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका टेस्टिस। चलिए ठीक है साहब, ये टेस्टिस, 2 टेस्टिस हो गए टोटल 1 पेयर, और ये तो क्या हो गया गुबर्निकुलम, गुबर्निकुलम। मुझे बताओ टेस्टिस के अंदर की कैविटी, ये पूरा का पूरा कैविटी क्या कहला रहा है, स्क्रोटम कैविटी, ये सर नो, स्क्रोटम कैविटी। और स्क्रोटम कैविटी थोड़ा सा पार्टीशन है, बीच का पार्टीशन, जिसका नाम है मीडियन रेक्टम, ठीक है। अब चलिए ऊपर, ऊपर की तरफ आ जाइए जल्दी से। मुझे अभी आपने बताया है, अभी आपने बताया, आपने ही बताया है कि ये पूरा पार्ट इस तरीके से क्या होगा, एक रिंग बना लिया होगा, ये सुनो, टेस्टिस नीचे आता चला गया होगा, अरे यार, एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है, ये ऐसा कनेक्टेड होगा,
ये इधर ये इससे कनेक्टेड होगा, और अगेन ये इधर इससे कनेक्टेड होगा, और ये इधर इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे बन गए होंगे रिंग, ये एक रिंग इधर वाले का, ये एक रिंग इधर वाले का, ये एक रिंग इधर वाले का, और ये एक रिंग इधर वाले का। चलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सभी का क्या कर दूं, लेवलिंग। चलिए ये क्या है, एक रिंग, ये क्या है, एक रिंग, और इन दोनों के बीच में क्या है, केनाल। चलिए सबका नाम लिख दूं मैं। केनाल का तो क्या नाम है, इंग्विनल केनाल। क्या नाम है, इंग्विनल केनाल। लिख लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ऊपर वाले का क्या नाम है, वो तो डीपली सिचुएटेड है, तो उसका नाम है डीप इंग्विनल रिंग, डीप इंग्विनल रिंग, ठीक है। और उसके नीचे ये वाला सुपरफिशियल, क्या नाम है, सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इंग्विनल कैनाल है, इधर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, इधर क्या, स्क्रोटम कैविटी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये इंग्विनल कैनाल इस एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम कैविटी से जोड़ रहा है? यस और नो, यस और नो। ये इंग्विनल कैनाल इस एब्डोमिनल कैविटी को, ये तो पूरी की पूरी क्या मसल है बीच में, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, वो तो पूरा एब्डोमिनल वॉल है ही, और एब्डोमिनल वॉल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी है। उसी वॉल के बीच से क्या गुजरा है, उसी वॉल के बीचों बीच क्या गुजरा है, एकदम वॉल में बीचों बीच गुजरा है इंग्विनल कैनाल। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये इंग्विनल कैनाल इस एब्डोमिनल कैविटी को इस स्क्रोटम कैविटी से कनेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड मसल लगे होते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंग्विनल रिंग वगैरह, यहाँ पे सुपरफिशियल वाला, और ये वाला जो पार्ट है इसका, स्क्रोटम का, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मसल्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसका क्या काम है, इसका नाम पहले सुन लीजिए। इसका नाम है आपका, यह है क्रीमेस्टिक मसल। क्या नाम है इसका, क्रीमेस्टिक मसल। क्या काम है बता रहा हूं, सुनेगा। जब कभी इंजरी लग जाए टेस्टिस को, इंजरी लगने वाला हो, तो जैसे ही मेल को पता चलता है, अगर ये टेस्टिस में मतलब कि इंजरी लगेगा, तो पहले तो स्क्रोटम में ना इंजरी लगेगा, तो जैसे इसमें इंजरी लगता है, तुरंत इस क्रीमेस्टिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये इनवॉलंटरी होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये पूरा का पूरा स्क्रोटम अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के होगा क्या, टेस्टिस का एलिवेशन हो जाएगा। तो क्रीमेस्टिक मसल काय के लिए है, फॉर एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। एलिवेट मतलब ऊपर उठा लेना, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग इंजरी टाइम। तो अगर ये पूरा का पूरा सेटअप अपलिफ्ट हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, तो जहां से इंजरी आई थी वहां पर टेस्टिस को से हम भगा लेंगे, मतलब टेस्टिस को वहां पर से भगा लेंगे, और टेस्टिस को चोट लगने से बचा लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो चोटें लग जाती है। अगर बार बार टेस्टिस में ऐसा चोट लगता रहेगा, तो टेस्टिस के डैमेज होने की भी चांसेस है। इसलिए भगवान ने क्रीमेस्टिक मसल दिया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंजरी लगने वाला हो, तो पूरी की पूरी सेटअप को ऊपर उठा लेगा। ये काम तो क्रीमेस्टिक मसल का है। चलिए ठीक है सर जी। अब इसके इसके वाले पार्ट, इसके ये वाले जो कौन, डाटस मसल, इसका काम मैंने क्या बताया, इसका काम है फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटम कैविटी। मैंने कहा था स्क्रोटम कैविटी में टेम्परेचर कितना होता है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल होता है। टेस्टिस के अराउंड 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो आज ठंडी पड़ गई, तो बताओ ठंडी में बाहर तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ से हीट लॉस होने की संभावना है कि नहीं है, संभावना है। मैं कह रहा हूँ कि बाहर गर्मी पड़ रही है, तो बताओ यहाँ से हीट और अंदर आने की संभावना है कि नहीं है, बिल्कुल है। तब तो ये 34 से 35 मेंटेन नहीं रह पाएगा, लेकिन इसको तो मेंटेन रखना है, तभी जाके स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा, ठंडी में भी गर्मी में भी हमेशा। तो क्या करें, तो भगवान ने दिया एक मसल। इस डाटोस मसल में ये एबिलिटी है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो पूरी की पूरी यहाँ की स्किन के लेयर को भी लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ठंडी का दिन है, तो डाटा मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया घट जाएगा, और अगर सरफेस एरिया घट जाएगा, तो हीट का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, हीट का लॉस, हीट का लॉस कम हो जाएगा। तो बताओ, जो हीट बाहर जाना चाहती थी ठंडी के समय में, नहीं जा पाएगी, 34 से 35 मेंटेन रहेगा। इसका जस्ट उल्टा होगा गर्मी में। गर्मी में ये मसल
रिलैक्स हो जाएगी। कौन बोलेगा रिलैक्स होने? हाइपोथैलेमस ही बोलेगा, ठीक है। रिलैक्स हो जाएगी, तो रिलैक्स हो जाएगी तो सरफेस एरिया पहले घटा था, अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया खुद बढ़ा के रखा है ताकि अंदर जितना भी बॉडी में अंदर हीट आ रहा है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा के रखेंगे तो हीट का लॉस भी होगा। तो ये क्या करेगा? सरफेस एरिया बढ़ा लेगा, तो हीट का लॉस बढ़ जाएगा। और हीट का लॉस बढ़ जाएगा तो जो भी हीट अंदर में आ रहा है, कहीं और से भी आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 34 से 35 मेंटेन करने के लिए हीट को बाहर लूज करता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो टार्टस मसल है वो इसलिए है यहाँ पे ताकि हम इस स्क्रोटम की सरफेस एरिया बढ़ा और घटा के स्क्रोटम के कैविटी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, चलिए अब आपसे इस गुबर्नेकुलम का एक और नाम पूछ ले रहता कई बार। गुबर्नेकुलम का ही एक और नाम है मिजोरचियम। क्या नाम है? मिजोरचियम। और इसका क्या काम है? इसका बस एक काम है, ये टेस्टीज को, किसको? टेस्टीज को स्क्रोटम की वॉल से जोड़ा हुआ है। किससे? स्क्रोटम की वॉल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपके सामने पूरी तरीके से स्क्रोटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए इसमें मैंने एक चीज अभी नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। क्या? अभी बोला था मैंने कि ये एक होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो इस इंगुइनल कैनाल को होते हुए किससे जुड़ी होती है? टेस्टिस से। तो ये तो क्या हो गया भाई? स्पर्मेटिक कॉर्ड बता रहा हूँ मैं भाई। ये देखो, ये पूरा का पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड है, मोटा सा, ठीक है। एक स्पर्मेटिक कॉर्ड इधर भी है, ये भी क्या हो गया? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। पूरा कॉर्ड बना लो, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो टेस्टिस से जुड़ी हुई है। चलिए तो मैं इसका नाम पहले लिख दूं, ये क्या है? तो दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड है। चलिए पहला सवाल कि स्पर्मेटिक कॉर्ड किसको किससे जोड़ रहा है? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को जोड़ रहा है एब्डोमिनल कैविटी से। यस और नो? और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या है? तो वो 5 चीजें जो मैंने पहले ही बता दिया है। एक तो क्या है? वास डिफरेंस, जिसमें स्पर्म बह रहा है, इसलिए तो नाम पड़ा है स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक है गोनेडियल आर्टरी, एक है गोनेडियल वेन, एक है गोनेडियल लिम्फ वेसल, जिसमें लिम्फ बहेगा, और एक है नर्व, नर्व फाइबर। नर्व फाइबर आप जानते हैं क्या होता है, मैंने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इतना सब कुछ इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकल रहा होगा। ऐसा होता है स्क्रोटम। और ये अरेंजमेंट केवल और केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। आप चाहें तो इस डायग्राम का जल्दी से क्या ले लें, स्क्रीनशॉट, तब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी बात करेंगे। और इस डायग्राम को अब हम आपके सामने एक बार नोटबुक से दिखा देते हैं।